कि अगर आपने किसी को ऊपर सबसे बड़ा अटैक करना है तो उसकी बहू बेटियों या उनकी लड़की के ऊपर अटैक करो। कवि की बात कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से बड़ा तो कभी है ही कोई नहीं। कि जो मुगल कौम थे, जो नादिर शाह था, उनका सिख कौम के साथ यहीं से दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान जिन्होंने आज गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु महाराज जी का 555वां प्रकाश उत्सव है, यानी कि उनका जन्म दिवस है। उसके संदर्भ में पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए जो बुद्धिजीवी जो हमारे साथ हैं, वो जाने माने सोशल ऑब्जर्वर, रिसर्चर डॉक्टर मनदीप सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सिख कौन है, हिंदुस्तान को बताइए। एक बुद्धिजीवी की जुबान से हम जानना चाहते हैं, सिख आपके हिसाब से कौन है? 2024 है और आज आप कैसे रिडिफाइन करते हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। और सबसे पहले मैं सभी सुनने वालों को गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें गुरुपुरब की लाख लाख बधाई देता हूँ। जी मैम, आपने जो पूछा है कि सिख कौन है जी, सिख कौन है, इसकी परिभाषा हमारे चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास पातशाह जी ने अपनी बानी में लिख दी। उन्होंने बोला है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ के हर नाम ते आए। ये उन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं कि ये सिख कहाँ से आए, किसने इसको ओरिजिनेट किया। जी मैम, आपने स्टार्टिंग में ही नाम लिया गुरु नानक पातशाह जी का। जी। तो सिख धर्म का जो ओरिजिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है, ये गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म के साथ ही हो गया था, 1469 ईस्वी में। जी सर, सिख स्कूल ऑफ थॉट, इसका आगाज तो आपने बता दिया। ये सिख स्कूल ऑफ थॉट है क्या, कुछ इसके ऊपर बताएंगे? जी मैम, सिख स्कूल ऑफ थॉट है क्या चीज़ की हमारी एकता। जी। हम जो भी करते हैं वो सभी को एकत्र करना है, उसका पर्पज़ है। जो भी हमारे पास है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है और सभी को एकत्र करके उनके साथ नाम जपना है। ये हमारे गुरु पातशाह जी गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें उपदेश दिए थे। उसी उपदेश के अकॉर्डिंगली जितने भी आज गुरु नानक लेवा संगत है, हमारे सिख जगत है, वो इन्हीं चीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर प्रॉपर पहरा दे रहे हैं। ब्यूटीफुल सर, आज के टाइम पे कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। ये 555 साल पहले से ही ये पाठ पढ़ा दिया गया पंजाब में, जहाँ से आप आते हैं, और अब ये पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फैल रही है कि जो है उसको शेयर करना है और इकट्ठे होकर हारमोनी में रहना है और भगवान का नाम लेना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज है सर। सिख पंथ की स्थापना, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इसका बीज कैसे बोया गया, इसके बारे में कुछ अपडेट कीजिए। जी, मैं सिख पंथ की स्थापना, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका तो जन्म गुरु नानक पातशाह जी के जन्म के साथ हो गया था 1469 ईस्वी में। जी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमारे 10वें पातशाह जी, जिन्होंने ये एक उपराला किया, एक सभी सिख को, सभी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया और उनमें एक जोश भर दिया कि आप किसी से डरेंगे नहीं, आपने किसी जुल्म से दबना नहीं है जी, बल्कि उनका सामना करना है जी। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपने किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना। ठीक है, जुल्म नहीं सहना, जो हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया, लेकिन किसी के ऊपर जुल्म करना भी नहीं है, जो उससे भी बड़ी बात थी। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये खालसा पंथ की स्थापना जो है बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की थी। जी सर, ये आपने बड़ी एक ना गहरी बात की कि जुल्म सहना नहीं और जुल्म करना भी नहीं। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। उम्मीद है आज के ज़माने में ये मैसेज देश के कोने कोने में फैले कि ना जुल्म करना है और ना जुल्म सहना है। सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। जुल्म की बात हुई है तो हिंदुस्तान की औरतों को ऐसा कहा जाता है कि इतने बार बार हमले हुए, हिंदुस्तान की, भारत की बहु बेटियों को उठा लिया जाता था और
दूसरे मुल्कों में, अरब मुल्कों में ले जाकर, अफगानिस्तान, ईरान की तरफ ले जाकर मंडियों में बेच दिया जाता था। तो उन सबको रोकने में सिख धर्म के लोगों का, सिखों का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके ऊपर आप कुछ हमें और अपडेट देंगे, कुछ बताएंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल मैम। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो पहले टाइम में जो अफगानी थे या मुगल राजा थे जी, उनके साथ हमारी सिख कौम का कोई दुश्मनी नहीं थी जी, ना, उनके साथ कुछ जमीन का रौला था, ना किसी और तरह से कोई भी दुश्मनी नहीं थी जी, ना, इनको राज चाहिए था जी, ऐसे ही तो है ही नहीं कि हमें राज चाहिए। जी, जी, लेकिन उनके जो काम थे कि जबरदस्ती उन्होंने लूट मार करनी है और बहू बेटियां बहनों को उठा के ले जाना है। इसका पर्पस ये नहीं था कि वो लड़कियों को उठाते थे। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता में ये माना जाता है कि अगर आपने किसी को ऊपर सबसे बड़ा अटैक करना है तो उसकी बहू बेटियों या उनकी लड़की के ऊपर अटैक करो, ये हमारी इज्जत होती है। अगर उसके ऊपर अटैक होगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो उस टाइम जो मुगल थे वो एक पावर में थे जी, उनका कोई सामना करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, वो सभी उसके दब गए थे। उस टाइम सिख कौम ने ये चीज देखी कि ये तो गलत हो रहा है, तो फिर इन्होंने क्या किया, उन बहू बेटियों या बहनों की सुरक्षा के लिए मुगल कौम के ऊपर जो है वो अटैक किया। अटैक में उनका पर्पस कोई दूसरी नहीं था, केवल जो उन्होंने एक गलत काम स्टार्ट किए थे उसको रोकना था। ठीक है कि आपको रोकने वाले हम हैं यहाँ पर जी, सुरक्षा करेंगे, हम अपने बहू बेटियां की, हमने अपने देश की सुरक्षा करेंगे जी, तो उस चीज को रोकने के लिए उसी टाइम से हमारे जो है सिख कम्युनिटी उन्होंने उसका अपोज किया था जी। तो उसके ऊपर अटैक करते तो बहू बेटियों को सुरक्षित वहां से लाते थे और उनके घर में वापस लौटा के आते थे जी। और पूरा अच्छा ऐसा ही नहीं है कि केवल लौटा दिया, पूरा इज्जत मान सम्मान करते थे उन सभी औरतों का। जी सर, एक मुहावरा भी तो हमें सिखाया जाता है, खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। कितना अटैक होता था कि अगले पल जिएंगे कि नहीं, तो उस डर से निकालना एक तरह से। बिल्कुल शेर की मान में हाथ डाल के वापस जो लूट कर लेके गए थे वापस बाइज्जत घरों में बेटियां पहुंचाई गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे था जी। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि एक ही कहते कि 12 बज गए, सिखों का टाइम हो गया। सो इसका आजकल मजाक भी उड़ रहा है, लेकिन एक ये भी कहा जाता है, एक मूवमेंट उठी थी उसमें इस चीज का बहुत प्रचार हुआ कि 12 बज जाते थे, सिखों का आने का टाइम होगा तो दहशत फैल जाती थी दुश्मनों में या जो आतंकी इन्वेडर्स थे उनके ऊपर। कुछ उस पर बताएंगे? जी मैम, जब ये 12 बजे की बात स्टार्ट हुई तो नादिर शाह एक ऐसे पावर में राजा थे जी, उनको रोकना बड़ा डिफिकल्ट था जी। तो वो बहू बेटियां जब उठाते थे तो उनकी जब जहां पर उठा के ले जाते तो रात को 12 बजे जो सिख कौम थी वो बड़े कम लोग थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पावर में थे, बिल्कुल कम थे और छुप के रहते थे जंगलों में। उनके पास रहने के लिए कोई ऐसा नहीं कि अपने पक्के मकान थे, जंगलों में छुप के रहते थे और रात को 12 बजे उनके ऊपर अटैक करते थे। गुरिल्ला वारफेयर की तरह, गुरिल्ला वार बोल सकते हैं, लेकिन पर्पस क्या था कि जो उन्होंने लूट के ले गए उसको वापस लेके आना है। ठीक, और उसमें एक मैसेज आता था कि हम इजिली इनको जो है दबा नहीं सकते और आगे से जब नए अटैक करने जाते थे तो उसके बारे में भाई कई बार उसको सोचना पड़ना था। तो इस ये एक बेसिकली ये रीजन भी है कि जो मुगल कौम थे, जो नादिर शाह था, उनका सिख कौम के साथ यहीं से दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी कि बहादुर हैं और डिफेंड कर रहे हैं, हमें यही रोक रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इसके साथ फिर दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी। जी सर, उस टाइम में जो सनातन धर्म में काफी कुरीतियां भी क्रीप इन कर गई थी, पर्दा सिस्टम शुरू हो गया था इन्वेजन और अटैक्स के कारण, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जा रहा था, तो वुमेन सप्रेस हो रही थी। तो वुमेन एम्पावरमेंट में कहते हैं कि सिख धर्म का बहुत बड़ा हाथ है, तो क्या कहती है सिक्खी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? जी मैडम, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने पूछा। एक्चुअली जो हमारी अगर बात करें तो माता गुजरी जी जो है जी, वो हमारे एक टीचर हैं जी। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा दी थी, छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया कि राजा के सामने जी। तो वहीं से हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट हो गई थी कि हमें जो शिक्षा देने वाली है वो भी स्त्री है, वो भी नारी है जी। साथ में माई भागो जी। जी। अगर हम बात करते हैं गुरु नानक पातशाह जी, तो गुरु नानक पातशाह जी सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बहन से ही करते थे, बेबे नानकी थे, उसकी हर बात मानते थे। इवन कि उसके साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी कि आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं कहीं पर भी होगा मैं आपके पास आ जाऊंगा। मींस दैट कि उस टाइम से हमारे सिख कौम में ये रिस्पेक्ट थी औरत की।
तो इसी रिस्पेक्ट की वजह से, जो आपने पहले पूछा था कि औरतों की जो रक्षा है, इसी रिस्पेक्ट की वजह से हमने औरतों की रक्षा भी करते थे हमारे सिख। जी, राइट। सर उस टाइम में तो जैसे बच्चियों को मार भी दिया जाता है कि बच्चियां पैदा नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि लोग हमला करेंगे, बेटियां उठा के ले जाएंगे। तो उस पे गुरु नानक देव जी की तरफ से कोई, या सिख धर्म में, सिख पंथ का कोई मैसेज कि लड़कियों के साथ व्यवहार कैसा करें मैम, कुछ? अगर हम गुरु नानक पातशाह जी की बात करें तो उन्होंने अपनी गुरबानी में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, सोको मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जी, व्याख्या उन्होंने, करेंगे प्लीज? जी बिल्कुल मैडम, जी। बड़ी सरल इसकी व्याख्या है कि हम, जिसने सभी को हमें जन्म दिया है, जी उसमें एक औरत का बहुत बड़ा योगदान है। जी और उस औरत की रिस्पेक्ट में गुरु नानक पातशाह जी बोल रहे हैं कि उसको आप क्यों बुरा बोलते हैं, मंदा, ठीक है, क्यों हम उसको गलत बोलें, या उसकी रिस्पेक्ट क्यों ना करें हम। जी। उसी की वजह से तो आज सभी यहाँ पर हैं। अगर कोई राजा है, महाराजा है, या सीएम है, या फिर किसी कंट्री का पीएम या राष्ट्रपति है, जी जी, तो उस औरत की वजह से है। और सेकंड क्या है कि जो हमारा फर्स्ट टीचर है वो माँ ही है। माँ हमें हर अच्छी चीज, बुरी चीज हमें बताती है, और हर अच्छी बुरी चीज से किस तरह से हमने लड़ना है, वहीं से हमें मैसेज आता है। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पहले ये होता था, लेकिन मेरे मन में थोड़ा है कि लेकिन नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। आज भी बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या हो रही है। हाँ, कम जरूर हो गई है। उसमें कुछ अच्छे डिसीजन भी हमारे कौम ने, हमारे जो सोसाइटी है, लीडर्स ने लिए हैं, जिसमें जो बेटियों की लोहड़ी है, वो एक अच्छा एक मैसेज है, एक अच्छी चीज है कि जो लड़कियां हैं उसकी हम लोहड़ी का मतलब क्या है कि हम उसकी रिस्पेक्ट में हम उसको भी एक बराबर दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात सर, बहुत बड़ी बात। तो ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, देखिए, बेटियों को बचाने के लिए सिख धर्म ने बहुत गहरी बात कही है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। पंजाब में बेटियों की लोहड़ी मनाई जाती है, बेटों की ही नहीं, बेटियों की भी। तो कहीं ना कहीं समाज के बुद्धिजीवी उठकर हमें जो समझाते हैं, गुरबानी के जो मैसेज हैं, वो बार बार हम तक पहुंचाते हैं। नए नए तरीकों से बात हमारे तक पहुंचाई जाती है, उसे सुनना और उसको मानना ये अब हमारे ऊपर है। सर अगली बात की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो 2% वाले आ गए, 2% वालों ने ये कर दिया, इनका क्या योगदान है राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में? चाहे एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, साइंस है, डिफेंस है, कुछ भी है, स्पोर्ट्स है, क्या योगदान है? आप कुछ बताना चाहेंगे इसके ऊपर? मैडम, 2% बोल देते हैं जी, लेकिन ये जो 2% है ना, अगर हम एजुकेशन की बात करें, सिटी यूनिवर्सिटी, सिटी ग्रुप के जो चांसलर हैं, उनके चेयरमैन है सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, वो एक सिख हैं। एजुकेशन में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। हमारे अलग अलग टाइप की एजुकेशन, अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन डेवलप की। उसका पर्पस क्या है कि हम, अगर हमारा जो समाज शिक्षित होगा तो हमारी जो आगे आने वाली डेवलपमेंट है वो कन्फर्म्ड है कि अच्छी होगी। जी, ये हमारी एजुकेशन में है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, हमारी महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो चांसलर है डॉक्टर बूटा सिंह जी, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा जी। वो एक सिख हैं, बहुत अच्छे वहाँ पर हैं। वो एक एजुकेशन में अच्छा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। सेकंड, मैं अगर लिटरेचर की बात करूँ तो हमारे डॉक्टर सरजीत सिंह पातर जी, कोई उनका जवाब नहीं है जी। उन्होंने हमें किस तरह से मैसेज दिए हैं अपनी पोइट्री के थ्रू, अपनी पोएम के थ्रू, हमें बहुत अच्छी, उन्होंने एक समाज को बहुत अच्छी एक डायरेक्शन दी है जी। तो ये है हमारी लिटरेचर की। मेडिकल में, ग्रीन रेवोल्यूशन में, आप साइंस की बात कर लें, इवन इसरो में हमारे सिख वहाँ पर इंजीनियर्स जो है वो काम कर रहे हैं जी। तो इसके अलावा अगर सोशल सर्विसेज की बात करें हम, तो वहाँ पर हमारे संत सीचेवाल जी, वो एक पब्लिक के बीच में जाके काम करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। वो दुनिया के लिए, हमारी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो वो भी सिख हैं जी। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो हरभजन सिंह वर्ल्ड कप विनर है, मिल्खा सिंह, फौजा सिंह, मैं इनकी लिस्ट थक जाऊंगा बोलते हुए, जिनका कंट्रीब्यूशन है, और सिंपल केवल कंट्रीब्यूशन नहीं है। अर्शदीप सिंह रिसेंटली हमारे वर्ल्ड कप में, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ कि मीडिया ने इस चीज को कम पब्लिश किया है कि अर्शदीप का जो वर्ल्ड कप में योगदान था वो कम है। नहीं, उनका योगदान बहुत ज्यादा था।
वो भी एक सिख है जी। ठीक है। तो खालसा एड रवि सिद्धू जी, उनका क्या लेना देना, वो एक पब्लिक की एक नेशन की सर्विस कर रहे हैं, वो एक सिख है। मेरे ख्याल से वो नेशन के नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के फेमस है। तो अगर 2% वाले इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें क्यों ज्यादा 2% से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है? हम 2% में ही सेटिस्फाई हैं। बहुत बड़ी बात। अगर 2% इतना कुछ कर सकते हैं, हर जगह पर उनका रोल है, इवन म्यूजिक में। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि हमारी म्यूजिक में तो हमारी गुरबानी में हमारी हर जगह पर म्यूजिक है जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद कीर्तन करते थे जी। गुरु नानक देव जी महाराज, भाई मर्दाना जी रबाब उन्होंने स्टार्ट किया जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, जो ताउस इंस्ट्रूमेंट है, गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी जो 6वें पातशाह हमारे, उन्होंने ये खुद बनाया ताउस इंस्ट्रूमेंट, कीर्तन करते थे। दिलरुबा, कितने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उनके साथ कीर्तन करते हैं। कवि की बात कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से बड़ा तो कवि है ही कोई नहीं। इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर है तो एक बहुत ही बड़ा खजाना है 2% में ही। जी। सर, मेरे को जो नॉलेज है वो, मेरे को तो खैर आपकी तरह इतनी डिटेल नॉलेज नहीं है, पर ऐसा मेरे सुनने पढ़ने में आया कि रागों में रचे गए हैं कई शब्द, गुरु शब्द, ये इसमें सच्चाई है? नहीं मैडम, ये सच्चाई है या नहीं इसमें तो कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए जी। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है वो पूरे का पूरा राग में है जी। एक शब्द है जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जपजी साहिब, वो राग में नहीं है, लेकिन वो भी छंदाबंदी में है। अच्छा जी। लेकिन बाकी पूरी की पूरी जो बानी है गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो राग में दर्ज है और हर समय का राग है, हर मौसम का राग है, हर टाइम बसंत राग है, राग मल्हार है, सोरठ राग है, तनासरी राग है, श्री राग है। पूरी की पूरी बानी एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है जो म्यूजिक का, राग का और मैसेज का और शिक्षा का हमें। ब्यूटीफुल। यहाँ पे आज गुरबानी के बारे में, गुरु शब्द के बारे में हमें एक और खूबसूरत जानकारी मिलती है जो शायद देश के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि गुरबानी जो है वो रागों के साथ बिल्कुल मिली हुई है, अंग संग है, एक रंग है। सर, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी कि आर्म्ड फोर्सेस में सिख कम्युनिटी का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये कैसे हर आर्म्ड फोर्सेस में, इवन तो कनाडा की पुलिस में भी अब पहुंच चुके हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? जी मैम, ये जो आपने आर्मी की बात की है, जहाँ मिलिट्री की बात की है, इससे पहले अगर हम बात कर लें, जो बैटल ऑफ सारागढ़ी है, वहाँ पर भी वो एक सिख थे जी ना। उस टाइम हमारे देश का मसला था जी, एक दूसरी कंट्री के लिए वो लड़ रहे थे जी। लेकिन उसमें क्या था कि पूरी डेडिकेशन थी जी। ये कभी भी किसी के साथ कोई भी सेक्रीफाई नहीं करते। अगर हमारा देश है तो हम अपने देश के लिए खड़े हैं जी। उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी टाइप का उनको लालच नहीं है ना। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये डरते नहीं है। नो सरेंडर नो रिट्रीट, ये डरेंगे नहीं किसी से भी जी। इस वजह से ये जो है हर जगह के ऊपर इनको प्रेफरेंस दी जाती है जी। क्योंकि इनमें एक ऐसी क्वालिटी है लीडरशिप की और सभी को इकट्ठा करने की, चलने की जी। एक तो लीडर होता है जी। कि मैंने इसको लीडर बना दिया, राजा बना दिया, लेकिन उसकी जो साथ में प्रजा है, जो उसकी जो फौज है, उसके कहने में ना हो तो लीडर क्या करेगा जी। तो इसमें जो मैंने इसकी खासियत ये है मैडम जी कि इनमें जो क्वालिटीज है कि सभी को इकट्ठा करके चलते हैं राइट। और उनको एक अच्छी डायरेक्शन के साथ चलते हैं। सर, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है कि जैसे आप बता रहे हो कि 2% वाले कहाँ तक कंट्रीब्यूशन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? जी मैम, सोर्स ऑफ एनर्जी की आपने बात कर ली। सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है और उसके बाद हमारे पास फतेहगढ़ साहिब सरहंद जी, तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर हमारे छोटे साहिबजादे जी, हमारे बड़े साहिबजादे, उन्होंने शहीदी दी जी। और उन्होंने शहीदी किस लिए दी? अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए जी। कुछ जो हमारे ऊपर हावी हो रहे थे उनको बता दिया था। यहाँ पर ये एक छोटे बच्चों ने, छोटे साहिबजादों ने अपनी शहीदी दे दी, लेकिन उन्होंने उसके आगे अपना सिर नहीं झुकाया। झुकने का मतलब कि राजे के आगे नहीं झुकना, उसके असूलों के आगे नहीं झुके, उसके जुल्म के आगे नहीं झुके। ठीक है, उन्होंने मान लिया कि आप जो करना है कर लो, लेकिन आप जो कर रहे हो वो गलत है। वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, हर सिख के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है।
हरमंदिर साहिब हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। कल्लूगरा आप जाएंगे संगरूर में जी। तो कोप के पास है, वहां पर रास्ते में आता है। जी जी जी। तो कल्लूगरा वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सर है। कल्लूगरा के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने जिक्र कर लिया, प्लीज उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि देश ने ये नाम तो सुना है लेकिन जो आज की पीढ़ी के नौजवान है उनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ब्रीफली कुछ अपडेट दे देंगे इसके ऊपर? मैडम जो जी कल्लूगरा हुआ था ना, जी वो अहमद शाह अब्दाली ने, मैं ब्रीफ में बताता हूँ जी। अहमद शाह अब्दाली ने सिख कौम के साथ बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे कि जी, ये हमें, यही एक है जो हमें रोक रहे हैं, जी हमें आगे बढ़ने से यही रोक रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे थे, रजिस्ट यही कर रहे जी थे। जी जी। तो उन्होंने सबसे पहले अपना टारगेट ही ये बना लिया कि इस कौम को अगर खत्म कर देंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जी। तो उन्होंने, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, सिख कौम का जो मोर देन 70% उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी, जी 30 to 50,000 जो थे, इंक्लूडिंग मेंस वीमेंस, इवन बच्चे जो थे, उनको उन्होंने शहीद कर दिया था। 70% एक कौम को उन्होंने खत्म कर दिया। दिस इज अ जीनोसाइड सर। बिल्कुल जी। और सेकंड उससे जो अच्छी बात है कि जो सिख है ये फिर भी दबे नहीं उनसे जी। और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 6 से 8 महीने लगाए उस अहमद शाह अब्दाली को ही वहां से भगा दिया था। जी। ये है हमारी सिख कौम की पावर, ये है सिख कौम का सोर्स ऑफ एनर्जी जी। कि वो अपने गुरु के फलसफे के ऊपर चलते हैं, किसी के फलसफे को नहीं मानते वो। जी। जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उनको सिखा दिया, जी। जो हमें मैसेज मिल गया गुरबानी से, उसके ऊपर चलेंगे, उसके आगे ही वो झुकेंगे, किसी के दूसरे के आगे झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। सर एक सवाल यहाँ मैं पूछूंगी कि इंटर कम्युनिटी रिलेशन बिल्डिंग, इंटर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट और कोएग्जिस्टेंस, ये सिखों का और बाकी कम्युनिटीज का, उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे एज एन एक्सपर्ट, एज एन ऑब्जर्वर? एक तो बार मैडम आप मुझे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, मैं लर्नर हूँ, मैं सीखता ही हूँ जी। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं जी। हमारी गुरबानी में हमें ये सिखाया है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपया, कौन भले कौन मंदे। जो हमें गुरबानी सिखाती है ना, अब तो उसी को मानेंगे जी। हमारे लिए कोई हिंदू नहीं है, हमारे लिए कोई मुस्लिम नहीं है जी। हमारे लिए कोई दूसरी तीसरी या ईसाई नहीं है जी। हमारे लिए वो सभी जो है उस अकाल पुरख के, उस परमेश्वर के इंसान बनाए हुए हैं सभी। हम उस मैसेज के अकॉर्डिंग चलते हैं जो हमें उस अकाल पुरख ने गुरबानी के थ्रू दिया है। अगर हम बात करें डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, तो मुस्लिम में ना साईं मियां मीर जी हुए हैं जी, उनका सिख कौम या गुरु साहिबान के साथ एक बहुत गूढ़ा नाता है, बहुत गूढ़ा रिश्ता है उनके साथ। इवन जब गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी हुई थी जी, तो उस टाइम साईं मियां मीर जी भी बोल रहे थे कि ना ऐसा करो, वो भी उस टाइम रो रहे थे। एक लव था उनका, वो तो मुस्लिम थे। कश्मीरी पंडित की हम बात कर लेते हैं, कश्मीरी पंडित जो है गुरु तेग बहादुर जी महाराज हमारे, उनके लिए एक बलिदान देने चले गए जी। क्या वो उनका क्या था आपस में, इंसानियत के लिए गए थे ना, वो किसी हिंदू या किसी मुस्लिम के लिए नहीं गए थे। जो उनके थॉट्स थे, जो उनके जो आइडल थे, उनके अकॉर्डिंगली गए कि हमने इंसान की, हमने इंसानियत की रक्षा करनी है। राइट। तो ये मैडम दूसरी बात कि आज भी है, चल रहा है कि एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं जी। लेकिन हमें चाहिए क्या कि हम अपने मीडिया के थ्रू, मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि बुरी चीज हर जगह होती है, अगर हम उसको खत्म नहीं ना करेंगे, हम उसको बार बार दिखाएंगे, पब्लिक में लेके जाएंगे तो वो स्प्रेड होती है जी। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो हमें यही मैसेज दिया था कि जो गलत काम कर रहे थे उनको बोल दिया था कि आप यहीं पर रहो, बसते रहो कि आप स्प्रेड होंगे तो गलत चीज जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, जहाँ जहाँ जाओगे वहीं वो गंदा मैसेज जाएगा। बिल्कुल। और जो अच्छे काम कर रहे थे उनको बोल दिया कि आप स्प्रेड हो जाओ, उजड़ जाओ जी जी। मीन्स क्या था उसका कि आप अलग अलग जगह के ऊपर जाएंगे, जो अच्छाई की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सभी लोग अच्छी बातें सीखेंगे, डेफिनेटली हमारा जो नेशन है, हमारा जो समाज है, एक ब्यूटीफुल जो है वो फ्लावर की तरह, गुलदस्ते की तरह बन जाएगा। ब्यूटीफुल। सर अभी आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए और उनकी इंटेग्रिटी के लिए सिख धर्म ने बलिदान दे दिया। लेकिन ये तो पहले की बात थी, राजा महाराजाओं की बात। लेकिन आज के टाइम पे कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं
वो आज तक अपने घर नहीं जा पाए, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए मैडम, जो आज की हमारी गवर्नमेंट है जी जो ये सभी कुछ गवर्न कर रही है, जी ये उनके हाथ में है कि अपनी जो प्रजा है उसको आपने किस तरह से रखना है। जी ये तो हमारे मनुष्य अधिकार है ना कि हर के पास घर होना चाहिए, जी हर को खाने के लिए खाना मिलना चाहिए, जी उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जी तो ये तो हमारी गवर्नमेंट का जो है, हमारी जो गवर्निंग बॉडीज है, जी एक उनका एक ड्यूटी बनती है कि जी। वो सभी को एक साथ देखें। जी हम किसी को अलग करके डेवलपमेंट की बात सोच ही नहीं सकते। सभी को साथ लेके चलेंगे तो हम एक अपनी डेवलप्ड नेशन की बात कर सकते हैं। जी सर, जाते जाते आप ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? गुरु महाराज पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज साहिब जी के जन्म उत्सव के ऊपर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पूरा देश जानना चाहता है। जी मैडम, सभी सुनने वालों को गुरु नानक पातशाह जी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैसेज तो मैं देने के लिए लायक नहीं हूँ, गुरबानी की ही हमें बताया गया है, जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निम निम लागे पाए जियो। दूसरी हमें एक और भी वहाँ पर है, गुर गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहें। गुर सिखा की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहें। इस गुर सिख को इतना ज़्यादा सम्मान गुरु महाराज ने दे दिया है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, हम एक साथ रहेंगे, जो हमें मैसेज गुरु महाराज ने दिया है, तो डेफिनेटली सभी कुछ अच्छा होगा। क्योंकि पहले भी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, सभी कुछ हो सकता है, लेकिन यूनिटी की ज़रूरत है। इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो सभी कुछ पॉसिबल है। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, आप देश के किसी भी कोने में हो, आप चाहे बूढ़े बच्चे या जवान हो, मर्द हो या औरत हो, सिक्खी एक बात सिखा के गई है, संगत और पंगत, लंगर करना, मेहनत करनी, मिलकर बांटकर शेयर करके खाना, ईश्वर का नाम लेना, डरना नहीं, हार नहीं माननी, हिम्मत और असूल के साथ चलते रहना। डॉक्टर मनदीप सिंह जी जो इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, एक एक्सपर्ट हैं और अपने आप को बार बार लर्नर कह रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत अनमोल बातें बताई हैं और ये बार बार मैसेज गुरबानी का हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। एकता, अखंडता, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये तभी हो सकती है अगर हम सब मिलकर प्यार से, भाईचारे के साथ एक होकर रहें। फैसला आपका। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।